हाय वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक साईफाई साइकोलॉजिकल मूवी लेके आई हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई थी, द मिडनाइट स्काई। जॉर्ज क्लूनी इन्होंने ये मूवी डायरेक्ट एंड उसमें एज अ प्रोटैगनिस्ट का रोल भी किया है एज अ साइंटिस्ट। सो कहानी की शुरुआत में साल दिखाया है 2049, जहाँ पे पूरी अर्थ तबाह हो गई है। नेचुरल डिजास्टर्स के कारण कई सारे लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे। जो भी बचे कुछ लोग थे वो दूसरे प्लेनेट की तलाश में ऑलरेडी स्पेस में निकल गए हैं। अब हम मार्केट सर्कल में धरती के कुछ आखिरी इंसान देखते हैं। ये सब लोग एक साइंटिस्ट थे और ये आखिरी के कुछ दिन अर्थ को मॉनिटर कर रहे थे। अब सिर्फ 3 वीक बचे थे। ये सब लोग एक ऐसे प्लेनेट की तलाश में जा रहे थे जहाँ पे इन बचे कुछ इंसानों को एक और मौका मिले। मूवी के प्रोटैगनिस्ट अगस्टिन लॉफ्टहाउस को देखते हैं, जॉर्ज क्लूनी। अगस्टिन ये मल्टी मिलियनर कंपनी के ओनर रहते हैं, उसके साथ साथ काफी बड़े साइंटिस्ट भी थे, लेकिन वो इनके साथ जाने से इनकार करते हैं क्योंकि अगस्टिन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते और उनको डेली डायलिसिस की जरूरत होती है। यानी ये एक ऐसे इंसान थे जो धरती पे आखिरी और अकेले थे। अब अगस्टिन कई दिनों तक उस लैब में अकेले रहते हैं और वो अक्सर अपने अतीत में झांक के देखते थे। लेकिन अगस्टिन एक ऐसे मल्टी मिलियनर थे जो अपने काम में ही पूरा दिन लगाते थे और अगस्टिन ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे प्लेनेट के सर्च में लगा दी थी जहाँ पे वो ह्यूमैनिटी को एक्सपांड कर सके। उन्हें फाइनली एक ऐसा प्लेनेट मिलता है और एक इवेंट में वो उसी प्लेनेट के बारे में काफी जानकारी बता रहे थे और वहीं पे उनकी मुलाकात जीन इस लड़की से होती है। दोनों में काफी प्यार था और कुछ दिनों के बाद जीन प्रेग्नेंट होती है। लेकिन अगस्टिन एक ऐसे मल्टी मिलियनर थे जो अपने काम में ही पूरा दिन लगाते थे। उन्हें बाकी लोगों के लिए जरा भी टाइम नहीं था, इसीलिए जीन उन्हें छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे काफी दिन अकेले उस लैब में रहने के बाद अब इन्हें रियलाइज होता है कि एक दूसरा क्रूज स्पेस मिशन था जहाँ पे इनकी ही कंपनी ने कुछ लोगों को जुपिटर का जो हैबिटेबल मून है K23 वहाँ पे भेजा था और अभी वो लोग वापस आ रहे हैं। अब दोस्तों इन लोगों को अर्थ पे सडनली जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट आया है इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये लोग अपने एथर इस नाम के स्पेसशिप से आ रहे थे। K23 ये जो जुपिटर का मून है उसकी तलाश खुद अगस्टिन ने ही की थी। 5 से 6 सालों पहले एक टीम भेजी थी वहाँ उस प्लेनेट के बारे में और जानकारी लेने के लिए और अभी वही क्रू वापस अर्थ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम एथर स्पेसशिप में देखते हैं डॉक्टर आइरिस सली होती है, कमांडर डो रहते हैं, काफी 5 से 6 लोग इस टीम में रहते हैं। लेकिन इनका अर्थ पे कांटेक्ट हो नहीं रहा था तो उन्हें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कई सारे स्टेशंस पे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगस्टिन भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कांटेक्ट नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनके लैब का एंटीना वीक हो गया है, इसीलिए वो ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान हम इनकी हालत देखते हैं। ये काफी वीक थे और सिर्फ गोलियों पे इनकी जिंदगी जी रही थे। उन्हें कई बार मेंटल ब्लैकआउट्स भी होते थे, यानी कई देर तक ये इन्हें पता ही नहीं चलता अपने आसपास क्या हो रहा है और वो कहाँ पे है। मानो इनका दिमाग अभी और काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी दरम्यान इन्हें एक लैब में कुछ आहट होती है। वो थोड़े डर से जाते हैं कि क्या आवाज आ रही है और तभी उन्हें वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ 8-9 साल की लड़की रही होगी। अब ये देख के टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि जो भी कुछ बचे कुछ इंसान थे वो स्पेसशिप में ऑलरेडी चले गए थे। उन्हीं फैमिली में से ये एक लड़की शायद बची होगी। अब ये जानने के बाद वो सबसे पहले जो लोग चले गए थे अर्थ से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि जिसकी भी बेटी रही हो प्लीज वापस आए और इसको लेके जाए। लेकिन ओवरऑल वेदर ही खराब होने के कारण किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो लड़की बात नहीं कर सकती थी लेकिन ड्राइंग करके बताती है कि उसका नाम आइरिस है। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं और वो उस लड़की का ख्याल रखने लगते हैं। उन्हें लड़की से काफी लगाव हो जाता है, मानो वो उनकी ही छोटी बच्ची है। उन्हें जीने के लिए मानो एक सहारा मिल गया था आखिरी के इन कुछ दिनों के लिए। तो दूसरी जगह पे हम स्पेसशिप में देखते हैं डॉक्टर आइरिस जो होती है दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है। उसका पार्टनर भी वहीं पे था। वे दोनों K20 ये जो जुपिटर का मून है उसके बारे में बात कर रहे थे। ये प्लैनेट को डिस्कवर करने के लिए ये लोग गए थे एंड एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आए थे कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पे इंसानों को मूव कर सकते हैं, यानी ह्यूमैनिटी को एक और चांस वहाँ पे मिल सकता है। तो दूसरी जगह पे लैब में ऑगस्टिन को कैसे भी उन आने वाले स्पेसशिप के लोगों को ये संदेश भेजना था कि यहाँ अर्थ पे मत आओ। उसे याद आता है कि काफी दूरी पे एक दूसरा बेस है जहाँ पे काफी बड़ी एंटीना हो सकती है, इसीलिए वो स्नो मोबाइल से आइरिस को लेके वहाँ जाने के लिए निकलता है। वो अपने साथ साथ डायलिसिस की मशीन भी लेता है लेकिन पानी भरने के कारण वो डायलिसिस की मशीन बह जाती है। अब उसे काफी डर लगने लगता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। जब वो आइरिस को लेके बर्फ से निकलते हैं तब उन्हें काफी दिक्कतें आती है। एक बार तो आइरिस खो जाती है और अगस्टिन काफी बेचैन होने लगते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद भेड़िया आके उसे लेके गया है, इसीलिए
वो शूट करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें आयरिस मिल जाती है और वो वापस खो ना जाए इसलिए उसे वो पकड़ते हुए लेके जाते हैं। लेकिन कैसे तैसे वो उस बेस पे पहुंच जाता है और वो फाइनली एथेरिस स्पेसशिप को कांटेक्ट करता है। दोनों की बातचीत हो ही रही होती है, लेकिन एक एस्ट्रॉइड हिट होने के कारण शिप का रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। अब शिप में काफी प्रॉब्लम था तो उसे फिक्स करने के लिए इसीलिए सलीम, फ्लाइट इंजीनियर माया और एक पर्सन रडार को फिक्स करने के लिए जाता है और फाइनली वो रडार को फिक्स करते हैं। लेकिन तभी वापस एक दूसरा एस्ट्रॉइड हिट होता है जिसमें माया इंजर्ड हो जाती है। सलीम अगस्टिन से कांटेक्ट करती है और वो उसे फाइनली बताता है कि अर्थ पे मत आओ, उन्हें वापस K-23 जाना है और वहाँ पे न्यू लाइफ शुरू करनी है क्योंकि अर्थ पूरी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन एथर का जो पायलट रहता है टॉम, वो मना कर देता है कि मुझे अपने पत्नी से मिलना है, वो कहाँ है वो देखना है। लेकिन जल्द ही उसे पता लगता है कि यहाँ अर्थ पे सारे लोग मारे गए हैं और उसी में उसकी पत्नी भी अभी नहीं है। अगस्टिन उसे सारी डिटेल्स भेजता है कि अर्थ का भी एटमॉस्फेयर कैसा है। अब ये समझने के बाद वो क्रू के मेंबर्स की सलाह लेता है और वापस K-23 जाने का फैसला करता है। लेकिन वो खुद ये डिसाइड करता है कि स्पेस प्लेन की मदद से वो खुद अर्थ पे आएगा, शायद ही वो अपने फैमिली से रियूनाइट हो सके, और वो निकल जाता है। फाइनली वापस सलीम अगस्टिन से कांटेक्ट करती है। वो उसे कहती है कि आप मेरे आइडल हो, आपसे बात करना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, आपसे बात करना ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप ही के कारण मैंने नासा ज्वाइन किया था। आगे वो ये कहती है कि मेरी माँ आपको जानती थी, उसका नाम जेन था और आपने मेरी माँ को मून का एक रॉक दिया था और वो वहाँ पे अपना पूरा नाम बता दी है। उसका भी नाम आयरिस होता है जो उस छोटी बच्ची का भी था। और तभी ऑगस्टीन समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। लेकिन अचानक से वो चौंक जाता है, कहता है कि ये नाम मैंने कहीं और भी सुना है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, उसका भी नाम आयरिस था। तभी मूवी का प्लॉट सामने आता है, वहाँ पे कोई छोटी बच्ची थी ही नहीं। वो जिस छोटी बच्ची को देख रहा था वो दरअसल हेलुसिनेशन था। दरअसल उसे बार बार मेंटल ब्लॉकआउट हो रहे थे, वो सुसाइडल हो गया था, इसीलिए उसके दिमाग ने एक इमेजिनरी दोस्त लाया था ताकि वो कुछ और थोड़े दिन जी सके और जो स्पेसशिप वापस आ रहा है उन लोगों को वापस K-23 जाने के लिए कहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड को पता था उस शिप में जो लड़की है वो तुम्हारी बेटी है। इसीलिए वो छोटी आयरिस की ही इमेज उसके सामने लाता है। एस्ट्रोनॉट आयरिस उसे पूछती कि आप इतने दूर आके एथर को आपने कांटेक्ट कैसे किया। तब वो कहता है कि उसने एथर मिशन का ट्रैक रखा था, उसे पता था कि तुम लोग वापस आने वाले हो। यानी कहीं ना कहीं खुद अगस्टिन को भी पता था कि आयरिस उसकी बेटी है, इसीलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये सारी चीजें उसके दिमाग में रखी हुई थी और इसीलिए उसका माइंड उसे मरने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वे लोग वापस अर्थ पे आएंगे, उन्हें बचाने की जरूरत है। उसकी हालत और भी खराब होने लगती है, वो कभी भी मर सकता था। और तभी आयरिस उसे K-23 कैसा है ये डिस्क्राइब करके बताती है और उसके बाद खुद आयरिस और उसका पार्टनर K-23 जाने के लिए निकलते हैं। और जो इंसानों का शिप ऑलरेडी स्पेस में था उन्हें भी कांटेक्ट किया जाता है। K-23 पे उन्हें रीरूट करना है, वो प्लैनेट हैबिटेबल है और इसी तरह ह्यूमैनिटी बच जाती है, उन्हें एक दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं अगस्टिन खुले आसमान के नीचे उस बर्फ में ही खड़ा होता है, नोविंग कि कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी थी द मिडनाइट स्काई इस मूवी की, जहाँ पे एक साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है इस प्लैनेट की खोज में जहाँ पे इंसान रह सके। आखिरी में उसे वो प्लैनेट मिलता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा सकता। कुछ दिनों पहले मैंने इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे उनको पूछा गया था कि मार्स के मिशन को कितना टाइम लगेगा एंड उन्होंने एक बात कही थी कि मिशन शुरू हो जाएगा तब तक वो ऑलरेडी ओल्ड हो गए होंगे, पता नहीं कि वो जिंदा भी होंगे या नहीं। एंड वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे और ये कहानी भी कुछ ऐसे ही रिसेंबल करती है जहाँ पे साइंटिस्ट पूरी जिंदगी लगा देता है ताकि वो इंसानों के लिए नया प्लैनेट ढूंढे, लेकिन जिसने उस प्लैनेट की खोज की वही उस प्लैनेट पे नहीं जा सकता क्योंकि उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।